पेज नंबर 20.4 एग्जाम्पल नंबर 10। Example number 10. Find a GP for which the sum of first two terms find a GP for which the terms for which the sum of first two terms for which the sum of first two terms -4 is -4 and the fifth term is 4 times the third term and the fifth term is 4 times the third term. Find a GP for which the sum of first two terms is -4. बेटा 1 मिनट वेट करिए, इसको एक बार बंद करके देखना, आवाज ज्यादा आ रही है। अंदर से ना नीचे एक स्विच ऑफ रखा होगा, उसको ऑन कर दो, ठीक है। और ये जो डोर है ना, इसका लॉक चलिए जी। तो इसमें है फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। अच्छा, जीपी की फर्स्ट टू टर्म्स क्या होती हैं? पहली टर्म ए और दूसरी टर्म ए आर। मैं ये कहूंगा सबसे पहले लेट द जीपी बी ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये हमारा जीपी हो गया। अच्छा, फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 गिवन सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू -4 दे रखा है हमको। अब a1 यानी कि फर्स्ट टर्म, ये क्या है a, a2 यानी कि सेकंड टर्म, ये क्या है ar, a प्लस ar इज इक्वल टू -4। यहाँ से a ले लो कॉमन, तो a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये बोल रहे हैं एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, है ना। ऑल्सो गिवन fifth term is 4 times the third term, so fifth term is 4 times the third term, a5 is equal to 4 times a3, समझ गए? ठीक है। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, a r की पावर 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a r की पावर 2। ठीक है। यहां से आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एक a से एक कैंसिल आउट हो गया और आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आर स्क्वायर क्या आ गया 4। इसका मतलब
r इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, r इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि r की वैल्यू प्लस टू भी हो सकती है और माइनस टू भी हो सकती है। तो अब हम कहेंगे इफ r इज इक्वल टू प्लस टू, इफ r इज इक्वल टू प्लस टू, then a into 1 plus 2 is equal to minus 4, is equal to minus 4। तो a into 3 is equal to minus 4, तो a कितना हो गया माइनस 4/3। इफ r is equal to प्लस टू तो a हो गया माइनस 4/3। therefore gp will be क्या था a कॉमा ar कॉमा ar स्क्वायर कॉमा डॉट 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 ऐसे करके छोड़ दीजिए और a की जगह वैल्यू डालो क्या माइनस 4/3। ए आर क्या है माइनस 4/3 इंटू आर कितना है प्लस का 2। ठीक है, कॉमा माइनस 4/3 इंटू आर स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये हो गया माइनस 4/3 कॉमा माइनस 8/3, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, वो भी माइनस का माइनस 16/3 डॉट डॉट डॉट। ये कब हो गया जब मैंने कहा कि अगर मैं r को प्लस टू लेता हूँ, r को मैं माइनस टू भी ले सकता हूँ। हम ये कहेंगे इफ r इज इक्वल टू, इफ r इज इक्वल टू माइनस टू, अगर r की वैल्यू माइनस टू है तो क्या होगा देखिएगा a कितना हो जाएगा a इंटू, हाँ जी ये सेकंड वाली कंडीशन डिसाइड करेगी। हाँ, सेकंड वाली कंडीशन है ना a5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a3, तो यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। तो r की दो वैल्यूज आई प्लस टू और माइनस टू। अब r की जो दो वैल्यूज हैं उससे ये डिसाइड होगा कि हमारा a क्या क्या हो सकता है। तो अगर r 2 है तो a की वैल्यू माइनस 4/3। तो अब a पता चल गया और r पता चल गया, तो a और r ही तो चाहिए होता है जीपी के लिए। तो a कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर और डॉट 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 करके छोड़ दीजिए कि यही हमारा जीपी है। ठीक है। उसके बाद अगला है जब r इज इक्वल टू माइनस टू है तो a इंटू वन प्लस आर इज इक्वल टू माइनस फोर में मैं वैल्यू को डाल दूंगा a इंटू वन प्लस माइनस आर क्या है माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फोर। तो वन प्लस माइनस यानी कि वन माइनस टू क्या हो गया माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फोर। माइनस से माइनस कट गया तो यहां से आ गई a की वैल्यू 4। देयरफॉर gp will be a ar स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। a क्या है 4 कॉमा ar 4 इंटू माइनस टू कॉमा ar स्क्वायर 4 इंटू माइनस टू का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ये हो गया 4 कॉमा 4 इंटू माइनस टू क्या हो गया माइनस 8 कॉमा माइनस टू का स्क्वायर 4 4 4 का 16। तो जीपी या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है। यस ठीक है, अनुभव समझ गए। चलिए जी, इसके बाद मैं अगला देखूंगा। ये एग्जांपल नंबर 10 था, एनसीईआरटी का ही था। उसके बाद एग्जांपल नंबर 11 है, वो देखिए। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। दोनों दोनों सिर्फ जीपी ही बताना है, लिखा था ना फाइंड अ जीपी, सिर्फ जीपी बताना है। तो ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। एग्जांपल 11 है द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, the third term of a GP is 4 full stop, find the product of its first 5 terms, find the product of its first 5 terms।
द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4। तो जब जीपी की थर्ड टर्म 4 दे रखी है तो लेट द जीपी बी ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा डॉट 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 छोड़ दिया ऐसे। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4। तो गिवन A3 इज इक्वल टू 4। A3 क्या होता है? ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमको दे रखा है। हम वो बोल रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। तो मुझे ए भी नहीं पता, मुझे आर भी नहीं पता। वो बोल रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। पहली 5 टर्म्स का प्रोडक्ट बताना है। कैसे बताएं, कैसे करेंगे इसको? ए आर स्क्वायर की वैल्यू 4 दे रखी है, ठीक है। तो शायद इसी से कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। आप सबसे पहले ये देखिए कि शुरुआत की जो 5 टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या हो सकता है। पहले ये कैलकुलेट करने की कोशिश करो। देखो, इक्वेशन नंबर 1 ये तो मेरे को दे रखा है, एंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ये है A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई A3 मल्टीप्लाइड बाई A4 मल्टीप्लाइड बाई A5। फर्स्ट टर्म होता है A, सेकंड टर्म होता है AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म AR की पावर 3, फिफ्थ टर्म AR की पावर 4। ए कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो ए आ गया 5 टाइम्स, ए की पावर 5। आर कितनी बार आ रहा है? आर की पावर 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10। तो आर की पावर 10। मैं इसको ये कह सकता हूँ ए आर स्क्वायर की पावर 5। ये कहा जा सकता है ए की पावर 5 हो गया, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया? 10। जब आर स्क्वायर की पावर 5 हो गया तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। समझ गए? ठीक है। अच्छा, ए आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है क्या है? 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 5। यही आंसर है। ठीक है, आप कहेंगे इसको सॉल्व करो, चाहो तो कर लो, आपकी मर्जी है। 4 की पावर 5 है, यही इसका आंसर है। समझ गए? अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। ये एनसीईआरटी का है, और इस तरीके के क्वेश्चन हमने एपी में भी देखे थे। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे। दोबारा बोलो। अब नंबर तो फिर एक एक नंबर वाले ही है ना। क्वेश्चन तो एक एक नंबर वाले हैं। और हाँ, पेपर में आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी चीज हमको छोड़नी नहीं है। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 12 जो है, इफ द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ अ जीपी, इफ द पीएथ कॉमा क्यूएथ एंड आरएथ terms, if the pth qth and rth terms of a gp are a b c respectively, prove that are a b c respectively, comma, prove that small a की पावर q माइनस r, स्मॉल a की पावर q माइनस r मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल b की पावर r माइनस p, स्मॉल b की पावर r माइनस p मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल c की पावर p माइनस q, स्मॉल c की पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये है। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन। इफ द pth qth and rth terms of a gp are a b c respectively, ठीक है। तो pth टर्म क्या हो जाएगा? आर nth टर्म क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस 1। तो pth टर्म क्या हो जाएगा? अच्छा, एक काम करें, इसमें स्मॉल ए कुछ दे रखा है तो मैं ये कहूंगा स्मॉल ए तो नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे? लेट द जीपी बी कैपिटल ए कॉमा कैपिटल ए आर कॉमा कैपिटल ए आर स्क्वायर
एंड लाइक दिस। फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए ना मानकर कैपिटल ए मान लिया, कॉमन रेशियो को स्मॉल आर ना मानकर कैपिटल आर मान लिया। तो कैपिटल ए आर स्क्वायर एंड लाइक दिस, ऐसे छोड़ दिया इसको। ठीक है, क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी कुछ दे रखा है इस वजह से। ठीक, आगे चलते हैं। बेटा तीनों बता दीजिए, क्लियर है? आस्था, देवशी, पार्थ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद लेट द जीपी बी, ये हमारा जीपी हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं पीएथ टर्म की। तो पीएथ टर्म जैसे एनएथ टर्म को एन बोलते हैं, तो पीएथ टर्म को क्या बोलेंगे? एपी। और एपी क्या, छोड़ो इसको, पीएथ टर्म सीधा निकालो आप। nth टर्म होता है ए आर की पावर n माइनस वन, तो pth टर्म हो जाएगा ए आर की पावर p माइनस वन एंड इट इज इक्वल टू स्मॉल ए। ये स्मॉल ए के इक्वल दे रखा है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, pth टर्म जो है वो स्मॉल ए के इक्वल दे रखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे qth टर्म। तो qth टर्म क्या है? ए आर की पावर q माइनस वन, ये दे रखा है स्मॉल b के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद देखिए rth टर्म। rth टर्म दे रखा है ए आर की पावर स्मॉल आर माइनस वन, ये दे रखा है स्मॉल सी, इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया। अब जो चीज प्रूव करनी है उसका एलएचएस देखिए। एलएचएस इज इक्वल टू ए की पावर क्यू माइनस आर, ए की पावर क्यू माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई सी की पावर पी माइनस क्यू, ये दे रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना, क्यू आर पी ये सबको तो ऐसे ही रहने दीजिए। स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। स्मॉल ए की वैल्यू क्या है? ए आर की पावर पी माइनस वन। स्मॉल ए की जगह रखेंगे ए कैपिटल आर की पावर पी माइनस वन, और इसकी पावर में क्या है? क्यू माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल बी की वैल्यू क्या है? ए आर की पावर क्यू माइनस वन, ए आर की पावर क्यू माइनस वन और इसकी पावर में आर माइनस पी। ठीक है, और इसी तरह से जो स्मॉल सी है, स्मॉल सी की वैल्यू कितनी है? स्मॉल सी की वैल्यू ए आर की पावर आर माइनस वन, ए आर की पावर, दोबारा बोलो, ये वाला बता रहा हूँ, कि पावर पी माइनस क्यू। यहाँ पर क्या है? ये मुझे प्रूव करना है कि ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो स्मॉल ए की वैल्यू मुझे पता है ना, ए आर की पावर पी माइनस वन, तो मैंने स्मॉल ए की जगह रख दिया ए आर की पावर पी माइनस वन और इसकी पावर क्या है? क्यू माइनस आर। स्मॉल बी की जगह रख दिया ए आर की पावर क्यू माइनस वन और स्मॉल बी की पावर क्या थी? आर माइनस पी। ये कर दिया, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर ए की पावर कितनी है? 1, 1 इंटू क्यू माइनस आर हो जाएगा, सिर्फ क्यू माइनस आर। तो ए की पावर तो हो गई क्यू माइनस आर, कैपिटल ए की पावर हो गई क्यू माइनस आर, और स्मॉल वो कैपिटल आर की पावर क्या हो गई? पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। समझ गए होंगे? ठीक है, तो ये हो गया पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। हाँ दोबारा देखिए, हमने ये कहा कि ए आर की पावर पी माइनस वन है, तो ए जब लिखा हुआ है तो ए की पावर वन है ना, जब सिर्फ ए लिखा हुआ है तो ए की पावर वन, तो 1 इंटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर आर माइनस पी, ए की पावर आर माइनस पी और आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, फिर ए की पावर पी माइनस क्यू और मल्टीप्लाइड बाई आर की पावर, आ जाएगा इधर, नीचे लिख रहा हूं बेटा, आर की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब आप देखिएगा, ये ए और ए वाले तीन टर्म्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स एड अप हो जाती है। ठीक है, तो हम करेंगे ए की पावर में क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी
प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है, इनटू बी की सॉरी कैपिटल आर की पावर में पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, पी माइनस वन, हाँ वही कर तो रहा हूँ, आर की जितनी भी पावर्स हैं पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर पहली पावर, दूसरी पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, प्लस तीसरी पावर क्या है आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, और ये पावर में ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब एक ही पावर देखो, प्लस का क्यू माइनस का क्यू कैंसिल आउट, माइनस का आर प्लस का आर कैंसिल आउट, माइनस का पी प्लस का पी कैंसिल आउट, तो ए की पावर क्या हो गई जीरो, ठीक है, ये हो गया ए की पावर जीरो मल्टीप्लाइड बाई आर की पावर देखिए पी इंटू क्यू क्या हो गया पी क्यू, पी इंटू माइनस आर क्या हो गया माइनस पी आर, माइनस वन इंटू क्यू हो गया माइनस क्यू, माइनस वन इंटू माइनस आर हो गया प्लस का आर, क्यू इंटू आर हो गया प्लस का क्यू आर, क्यू इंटू माइनस पी हो गया माइनस का पी क्यू, माइनस वन इंटू आर हो गया माइनस का आर, माइनस वन इंटू माइनस पी हो गया प्लस का पी। इतना करने के बाद में फिर आगे वाला देखो आर इंटू पी, बेटा कर तो रहा हूँ, एक्सपैंड तो कर लो तभी तो कटेगा। अब देखो आर इंटू पी हो गया प्लस का पी आर इंटू माइनस क्यू हो गया माइनस का क्यू आर, माइनस वन इंटू पी हो गया माइनस का पी, और माइनस वन इंटू माइनस क्यू हो गया प्लस का क्यू। ये सारी की सारी टर्म्स क्या है आर की पावर में लिखी हुई है। अब ये सब भी कट जाएंगे वो जो तुम कह रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस का पी क्यू और माइनस का पी क्यू कैंसिल आउट, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल, माइनस क्यू और आपका प्लस क्यू कैंसिल आउट, प्लस आर माइनस आर कैंसिल आउट, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल आउट, और प्लस का पी माइनस का पी कैंसिल आउट। ए की पावर जीरो तो वन हो गया, इधर आर की पावर जीरो भी वन हो गया, तो अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू वन, और यही हमारा आरएचएस था। बताइए जी सबको क्लियर है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, आप कहें तो मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। दिखाई दे रहा है बेटा ऑनलाइन वालों को, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, ये हमारा था एनसीईआरटी का था एग्जांपल नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद एग्जांपल नंबर 13 है, एनसीईआरटी का नहीं है, आरडी का ही है, लेवल 1 का, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जांपल 13 मैं इधर लिख रहा हूँ। Sir, ये important exam point of view से important है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो देखो सही बताऊं तो स्कूल के टीचर्स बताएंगे, क्योंकि अब जैसे ये डीपीएसआर वाले बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव वाला रूल भी फॉलो नहीं कर रहे, ये सब्जेक्टिव भी बनाकर दे रहे हैं एग्जाम, ठीक है, लेकिन अब तक जो एग्जाम्स होते आए हैं ना 11th क्लास के, उसमें टीचर्स बहुत ज्यादा पूछा करते हैं इन क्वेश्चंस को। ये हम कलेक्टिवली ऐसे बता रहे हैं कि आसपास जितने भी स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स के जो पेपर्स मैं सॉल्व करता था पिछले सालों में करता आ रहा हूँ, तो उसमें मैंने ये देखा कि ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो मैं अब बताने वाला हूँ ना, वो बहुत पूछा जाता है। तो अब वो ऑब्जेक्टिव में क्या देंगे क्या नहीं देंगे, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉलो भी करेंगे या नहीं, ये मैं कह नहीं सकता। 10th और 12th में तो फॉलो करना मजबूरी है। मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव ये जो आपके एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज जैसे ही कोई भी बुक आएगी मार्केट में तो मैं बताऊंगा, 9th की और 11th की बुक नहीं आई है, 10th और 12th के सारे सब्जेक्ट्स की आ चुकी है, 9th और 11th की अभी आई नहीं है, और पब्लिशर का कहना है कि बहुत जल्दी ही आने वाली है। ठीक है, जैसे ही आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, और शायद इसी वजह से आपके यहाँ स्कूल में भी टीचर्स को शायद उतना टाइम नहीं मिल पाया होगा कि वो सारा का सारा एमसीक्यू बेस्ड कर पाए, तो इसीलिए सब सब्जेक्टिव भी हुआ ना आज, कभी कल है शायद पेपर, या आज कल है, सब्जेक्टिव ही होगा, है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि 9th में और 11th में इसी वजह से उनको उतना मटेरियल मिल नहीं पा रहा होगा। तो खैर चलिए जैसे भी है। अच्छा, किसी ने मेरे को ये भी बताया था कि नेट पर भी अवेलेबल है एमसीक्यूज 11th क्लास के, अगर हो या किसी के स्कूल में कोई टीचर आपके साथ शेयर करे तो प्लीज हमारे साथ भी शेयर कर लेना, हम सब कर लेंगे उसको, ठीक है। तो हमारा पहला जो टारगेट है बस वो ये याद रखें कि आपको जो अब जो सिनेरियो चल रहा है, आपको ये याद रखना है कि आप आरडी का लेवल 1 नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और इस चीज में बिल्कुल क्लियर रहे, हर एक बच्चे के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चे की पढ़ाई थोड़ी सी पीछे छूट चुकी है, ठीक है,
बाई चांस आपको ये लगता है कि नहीं भाई मेरा तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया, मैं तो काफी पीछे छूट गया हूँ, और आज 31 अगस्त है, सितंबर और अक्टूबर ही पड़ा है, तो 2 ही महीने पड़े हैं आपके पास, तो अब नवंबर में एग्जाम होंगे ही होंगे टर्म 1। ठीक है, एज पर सीबीएसई तो यही है। देखिए अब स्कूल वाले कुछ चेंज करें मैं नहीं कह सकता। ठीक है, तो और ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद 9th और 11th के लिए चेंज कर दें। तुम्हारे स्कूल वालों की मुझे लगता है कुछ सेटिंग है सीबीएसई में सही में। जब पेपर नहीं नहीं जब पेपर आप लोगों के कैंसिल नहीं हुए थे ना, ये 14 अप्रैल की बात है, जब पेपर कैंसिल नहीं हुए थे उससे भी 4 या 5 दिन पहले तुम्हारे स्कूल वालों ने और तुम्हारे वालों ने भी क्लासेस शुरू कर दी थी 11th की। अगले दिन नहीं, 4 दिन पहले ही अनाउंसमेंट होने से, अनाउंसमेंट होने से 4 दिन पहले तुम्हारे स्कूल में और तुम्हारे स्कूल में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी 11th की। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि शायद ये जो स्कूल्स हैं शायद इनको भी बातचीत रहती होगी इनकी सीबीएसई में कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब पता नहीं कैसे मिले होंगे, क्या मिले होंगे। अच्छा आस्था है अगर तुम्हारे पास तो प्लीज शेयर करना। Okay, sir. अब ये मेरा मेरा जो मतलब मेरा जो टारगेट रहेगा वो मैं आप लोगों से पूछ कर डिसाइड करूंगा जैसा आप लोग कहेंगे। ठीक है, हमने ये सोचा था कि ये जो मंथ निकल गया ना अगस्त का, कि इसमें भी आपके कम से कम 2 या 3 टेस्ट तो दोनों सब्जेक्ट्स के लेंगे, लेकिन वो लिए इस वजह से नहीं क्योंकि इस स्विचिंग प्रोसेस में ना जैसे बच्चों को टाइम लगता है, स्कूल्स को टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लग रहा है। मुझे भी टाइम लग रहा है कि मैं किस तरीके से करूँ। जैसे अब आप लोगों को फिजिक्स में एक एक चीज जो बताई जाती है वो क्या बताया जा रहा है, डेरिवेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। ठीक है, क्या अच्छा हाँ, डेरिवेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, लेकिन है क्या कि अब जो पेपर आएगा एज पर सीबीएसई तो वो एमसीक्यू बेस्ड आएगा। ठीक, लेकिन 11th में और 9th में वो मनमानी कर सकते हैं स्कूल वाले, और जो 10th और 12th है, 10th और 12th के लिए तो फिक्स है कि वैसा ही करना है हमको। तो अब हम भी अलग तरीके से अब पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस तरीके से नहीं पढ़ा रहे, लेकिन 9th और 11th में मैं वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ जो था। तो इसलिए जैसा जैसा जिस जिस बच्चे का पेपर हो वैसा वैसा बताते जाना, मुझे ये बताते जाना है कि कौन से स्कूल में किस पैटर्न का एग्जाम आने वाला है, मैं उसी तरह से करा दूंगा आप लोगों को। दूसरा, हाँ एमसीक्यूज ही हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था कि आप में से कोई भी बच्चा, जैसे 2 महीने बचे हुए हैं, हम ट्रैक से थोड़ा हट गए, 2 महीने बचे हुए हैं, तो 2 महीने में अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई लैग कर गई हो, पीछे छूट गया हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो। एटलीस्ट टर्म 1 के लिए एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, 2 महीने में एनसीईआरटी जब आप करेंगे ना तो 2 महीने की जरूरत नहीं है, आप 12, 14, 15 दिन भी करोगे तो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर ना खत्म होते हुए नजर आएंगे आपको। फिर आएगा कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आते ही फिर आपको लगेगा कि हाँ अब मैं आरडी का क्वेश्चन ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, वो आरडी के भी फिर मैं सारे ट्राई नहीं करवाऊंगा, मैं मार्क कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, तो आपके वो चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे। तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और भी देखो ये बच्चे खुलकर बता देते हैं कि भाई कैसा कैसा मेरी तैयारी कैसी है क्या है। आप में से कोई बच्चे अगर शांत बैठे हुए हो, मन में दबाकर बैठे हो बात, ये चैप्टर नहीं आता, इसमें डर लग रहा है, तो भाई अपना डर मेरे को बता देना साफ साफ। ठीक है ना, मेरे को बता, वो तो मुझे पता है कि तुम बता देते हो, इसीलिए कह रहा हूँ, ये भी बता देता है। तो अगर किसी भी बच्चे के मन में कोई बात हो, कोई चैप्टर मिसिंग हो, कोई किसी चैप्टर में डर लगता हो, प्लीज बता देना मेरे को, मैं करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा टाइम फिर मेरा होगा, वो पहले मैं बता दूं, टाइम मेरा होगा। अगर किसी को भी चाहिए एक्स्ट्रा क्लास तो सुबह 6 बजे या 7 बजे कराऊंगा ऑनलाइन। ऑनलाइन कहेंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन कहेंगे ऑफलाइन, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, पर मुझे बता देना। आपको अगर डर लग रहा है वो डर मैं दूर कर दूंगा, इस चीज की पूरी गारंटी है। वो टेंशन निकल जाएगी, और टेंशन निकलेगी तभी जब चैप्टर प्रिपेयर होगा। ट्रिग्नोमेट्री करा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री करा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री फिर मैं मेन बैच में नहीं कराऊंगा, मैं मेन बैच में नहीं करूंगा क्योंकि टर्म 1 में है नहीं, टर्म 1 में है नहीं। मैं भी टर्म 1 की बात कर रहा हूँ, नवंबर में टर्म 1 है। ठीक है, तो बता देना मेरे को, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। तुमने भी मेरे को बताया कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने नोट कर रखा है, वो टाइम से पहले करा दूंगा, वो टेंशन मेरी है। ठीक है, तुम्हें भी कराया था, तुमका जो था वो भी करवा दिया था। तो जिस भी बच्चे को जो भी डाउट हुआ करे, देखो उसने पर्सनली बोला था, मैंने उसके एग्जाम से 2 दिन पहले करवा दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा फिनिश। तो किसी को भी कोई भी डाउट आए प्लीज मेरे को बता देना विद योर एग्जाम डेट। ठीक है, एक दिन पहले मत बताना। क्या? अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट,
हाँ, ये जो बेटा अभी वेक्टर्स में जो डर लग रहा है ना, वेक्टर्स में सभी को डर लगता है, उसकी टेंशन मत लीजिए। वेक्टर्स का मैं आपको बता रहा हूँ, वेक्टर्स में स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जितने अनकंफर्टेबल हैं, टीचर्स भी अनकंफर्टेबल होते हैं वेक्टर्स में। तो वो भी वेक्टर्स का जो आपका पोर्शन है ना, मोशन इन अ प्लेन में, वो वेक्टर्स वाला जो पोर्शन है वो उतना ज्यादा देते नहीं है एग्जाम में, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। जो आपका, हाँ बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा मैं, बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा। चलिए फिलहाल अब वापस इस पर आते हैं। फिजिक्स में करता हूँ बेटा डिस्कस मैं इसको, वेक्टर्स वाली चीज आपकी डिस्कस करता हूँ। आज फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास है रात को 9 बजे। चलिए जी, अब एग्जाम्पल नंबर 13 नोट करें। इफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, ये बिल्कुल इसी का जैसा क्वेश्चन है जैसा अभी हमने करा, वैसा ही है। इफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली if ABC are respectively the pth, qth and rth terms of a GP, the pth, qth and rth terms of a GP, comma, show that q minus r into log a plus r minus p into log b plus p minus q into log c, is equal to 0। तो ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली द पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म्स, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले वाले में दे रखा था। लेट द जीपी बी, let the GP be capital A, comma, capital AR, comma, capital AR square and like this। ये हमारा जीपी हो गया। अब क्या बोलेंगे कि पीएथ टर्म जो है वो स्मॉल ए है, तो पीएथ टर्म मतलब ए आर की पावर पी माइनस वन इज इक्वल टू स्मॉल ए। मुझे जो प्रूव करना है ना उसमें लॉग ए की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए आर की पावर पी माइनस वन, पीएथ टर्म ही तो होगी ए आर की पावर पी माइनस वन, और पीएथ टर्म स्मॉल ए के बराबर दे रखा है। अब ये जो इक्वेशन बन गई इसमें दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं मैं। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लॉग ए चाहिए, प्रूव में मुझे लॉग ए की जरूरत है इसलिए लॉग ले रहा हूँ। तो इधर का भी लॉग और इधर का भी लॉग। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के अंदर वाली अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इधर ए मल्टीप्लाइड बाई आर की पावर पी माइनस वन है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बिल्कुल इसको बोलेंगे लॉग ए प्लस लॉग आर की पावर पी माइनस वन इज इक्वल टू लॉग स्मॉल ए। इतना हो गया। ये करने के बाद में फिर मैं ये कहूंगा कि इसको तो लॉग ए ही बोलो। लॉग में अगर कोई भी पावर में आ जाती है टर्म तो वो पावर पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, तो प्लस का पी माइनस वन लॉग आर इज इक्वल टू लॉग ए। ये सबको समझ में आ गया। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ। जिन बच्चों को जरा सा भी डाउट हो, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इधर। लॉग के 3 रूल्स होते हैं, बस वही करने हैं, और किसी रूल की किसी चीज की जरूरत नहीं है।
जिस बच्चे को भी लग रहा हो कि ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो ध्यान रखना, लॉग x इंटू वाई इज इक्वल टू होता है log x प्लस log y। log x अपॉन वाई होता है log x माइनस log y, और log x की पावर n होता है, ये n आ जाता है फ्रंट में, n इंटू log x। ठीक है, ये लॉग के 3 रूल्स हैं बस, तो ये 3 रूल्स हमने लगा दिए। कौन कौन सा? लॉग के अंदर अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, लॉग ए इंटू आर की पावर पी माइनस वन, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिख दिया लॉग ए प्लस लॉग आर की पावर पी माइनस वन। लॉग आर की पावर में पी माइनस वन है, तो ये पी माइनस वन फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ए एज इट इज प्लस पी माइनस वन लॉग आर, और इधर का लॉग ए तो एज इट इज मैं लिखता हुआ आ ही रहा हूँ। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ये जैसे मैंने पीएथ टर्म निकाली ना, इतनी लंबी चौड़ी जो कहानी करी है, इसी तरह से क्यूएथ टर्म क्या हो जाएगा, सिमिलरली। दोबारा बोलो। हाँ, हाँ ये भी करा जा सकता है, ये भी करा जा सकता है बिल्कुल। अब आप ये देखो, जैसे यहाँ पर पीएथ टर्म की बात कर रहे थे, तो लॉग ए प्लस पी माइनस वन लॉग आर हो गया। अगर क्यूएथ टर्म की बात करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा बेटा लॉग ए प्लस क्यू माइनस वन लॉग आर इज इक्वल टू लॉग स्मॉल बी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। मुझे लग रहा है शायद समझ गए होंगे आप। हम अगर क्यूएथ टर्म लेंगे ना, हम अगर क्यूएथ टर्म लेंगे तो वो ऐसे ही आ जाएगा, ए आर की पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू स्मॉल बी, ऐसे हो जाएगा। फिर दोनों तरफ आप लॉग ले लो तो यही चीज आएगी, राइट साइड में तो लॉग बी आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्यू माइनस वन लॉग आर लॉग। ठीक है, वो 3 रूल ये रहे बेटा, ये रहे। लॉग एक्स इंटू वाई है तो उसको लिख देंगे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स अपॉन वाई है तो उसको लिख देंगे लॉग एक्स माइनस वाई। उल्टा है पॉसिबल है, लॉग एक्स वाई लिखेंगे बिल्कुल। हाँ, ठीक है, समझ रहे हैं? इसी तरीके से ये तो क्यूएथ टर्म के लिए हुआ। जब मैं आरएथ टर्म की बात करूंगा, तो आरएथ टर्म जो है वो है स्मॉल सी, तो वो हो जाएगा log ए प्लस स्मॉल आर माइनस वन इंटू लॉग कैपिटल आर इज इक्वल टू लॉग सी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब उस पर आ जाते हैं, जो चीज हमको प्रूव करनी है। प्रूव क्या करना था? ये पूरा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलएचएस क्यू माइनस आर लॉग ए प्लस आर माइनस पी लॉग बी, आर माइनस पी लॉग बी प्लस पी माइनस क्यू लॉग सी प्लस पी माइनस क्यू लॉग सी। ठीक है, वैल्यूज डालनी है बस, जैसे पहले क्वेश्चन में करा था वैसे ही काम करना है, सिर्फ वैल्यूज डालनी है। देखो क्या करूंगा, q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई लॉग स्मॉल ए, लॉग स्मॉल ए, तो ये लॉग कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन लॉग आर, ये लिख देंगे लॉग कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन लॉग आर। ये पूरी एक्सप्रेशन किसकी जगह लिख दिया मैंने? लॉग ए की जगह, लॉग स्मॉल ए की जगह ये एक्सप्रेशन लिख दिया वहां पर। अगला है प्लस आर माइनस पी लॉग बी, प्लस आर माइनस पी लॉग बी। लॉग बी ये है आपका लॉग ए प्लस क्यू माइनस वन लॉग आर। ठीक है, और अगला है आपका p माइनस क्यू लॉग सी, तो प्लस का p माइनस क्यू और लॉग सी ये है लॉग ए प्लस आर माइनस वन लॉग आर। ये हो गया। किसको? हाँ, कोई भी लॉग वाली टर्म को मैं कॉमन ले सकता हूँ। अगर
वो कई टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रही है तो कॉमन लिया जा सकता है। अब देखो क्या करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं ये देख रहा हूँ कि q माइनस आर इंटू लॉग ए हो जाएगा, r माइनस पी इंटू लॉग ए हो जाएगा और p माइनस क्यू इंटू लॉग ए हो जाएगा। तो मैं पहले ही लॉग ए कॉमन ले लूँ, मैं पहले ही लॉग ए कॉमन ले लेता हूँ। जब एक्सपैंड करेंगे तो q माइनस आर इंटू लॉग ए होगा प्लस r माइनस पी इंटू लॉग ए होगा प्लस p माइनस क्यू इंटू लॉग ए होगा। तो मैंने अगर लॉग ए कॉमन ले लिया तो बेटा ब्रैकेट में क्या बचेगा, q माइनस आर, q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। ये तो लॉग ए हो गया। अब लॉग आर वाली टर्म क्या होगी, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस लॉग आर क्या हो जाएगा, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, अगला देखो q माइनस वन इंटू आर माइनस पी। अगला लॉग आर देखो p माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन प्लस आर माइनस वन सर इंटू, आप एक बार रिपीट कर दो। हाँ दोबारा बता रहा हूँ। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे ना, एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, q माइनस आर इंटू लॉग ए प्लस क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस वन लॉग आर। अगला r माइनस पी इंटू लॉग ए प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन लॉग आर। ये फिर अगला टर्म p माइनस क्यू इंटू लॉग ए प्लस p माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन लॉग आर। तो मैं ये देखूंगा कि हमारे पास टोटल ना 6 टर्म्स आ जाएंगी। उन 6 टर्म्स में से 3 टर्म्स ऐसी होंगी जिनमें लॉग ए कॉमन लिया जा सकेगा। तो लॉग ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, क्यू माइनस आर, इधर लॉग ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, आर माइनस पी, और इधर लॉग ए के साथ मल्टीप्लाई होगा पी माइनस क्यू। तो मैंने तीनों जो लॉग ए वाली टर्म्स हैं लॉग ए कॉमन निकाल दिया। तो ब्रैकेट में लॉग ए जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ये आ गया, समझ गए। यस सर। ये तो मतलब मैंने शॉर्टकट मार दिया, मेरे को एक्चुअली एक्सपेंड करना चाहिए था, पर आप लोग शायद समझ रहे होंगे, इस वजह से मैंने ये शॉर्टकट मार दिया, मैंने एक एक्सपेंशन वाला स्टेप छोड़ दिया है। ऐसे ही जब हम देखेंगे कि q माइनस आर इंटू पी माइनस वन इंटू लॉग आर होगा, तो लॉग आर कॉमन ले लिया, तो पहला टर्म क्या होगा, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर हो गया। लॉग आर के दूसरे टर्म में क्या आएगा, q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, तो प्लस का q माइनस वन इंटू आर माइनस पी हो गया। लॉग आर के तीसरे टर्म में क्या आएगा, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू कर दिया। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर प्लस क्यू से माइनस क्यू कट गया, प्लस पी से माइनस पी कट गया, प्लस आर से माइनस आर कट गया, तो ये ब्रैकेट में क्या बचा, जीरो। तो ये लॉग ए इंटू जीरो हो गया प्लस लॉग आर इंटू पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस आर, माइनस क्यू प्लस आर। क्यू इंटू आर क्या हो गया, प्लस का क्यू आर, क्यू इंटू माइनस पी क्या हो गया, माइनस का पी क्यू, माइनस वन इंटू आर क्या हो गया, माइनस आर, माइनस वन इंटू माइनस पी क्या हो गया, प्लस का पी, आर इंटू पी क्या हो गया, प्लस का पी आर, आर इंटू माइनस क्यू क्या हो गया, माइनस का क्यू आर, माइनस वन इंटू पी क्या हो गया, माइनस पी, और माइनस वन इंटू माइनस क्यू क्या हो गया, प्लस का क्यू। सारे टर्म कट जाएंगे आपस में, चेक कर लेना, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले टर्म में कटा था, सब कट जाएंगे। तो ये अल्टीमेटली जीरो के बराबर आ गया। बताइए जी, क्लियर सबको। यस सर। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें आपके बस 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ये करने के बाद में हम वो वाला जीपी कर लेंगे जिसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला होता है, और फिर है आपका सम ऑफ जीपी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, 1 या 2 क्लास में इसको मैं फिनिश करा दूंगा। इनफाइनाइट जीपी सिलेबस में नहीं है, इनफाइनाइट जीपी हट चुका है। ठीक है, तो इसके बाद 2-3 टाइप के तो इसमें बच रहे हैं क्वेश्चन, और एक सम ऑफ टर्म्स है। सम ऑफ टर्म्स बिल्कुल वैसी है जैसे एपी जैसा है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा अंतर है। बुक में एनसीईआरटी में भी आरडी में भी 2 फॉर्मूले बता रखे हैं, मैं एक बताऊंगा, एक ही लग जाएगा दोनों जगह। ठीक है, चलिए जी अगली क्लास में देखते हैं। और फिजिक्स वाले बच्चों को बता देता हूँ कि रात में 9:15 बजे क्लास है फिजिक्स की। चलिए जी, ओके।
Thank you, sir. Thank you.